वतन, जय वतन, इस पर हुकूमत की हिफाजत, इसकी हिफाजत। ये आवाज थी कश्मीर में गोरिल्ला जंग के बानी शहीद आजम मोहम्मद मकबूल भट्ट। मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद भारतीय मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा के एक गांव त्रिगाम में 18 फरवरी 1938 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम गुलाम कादर भट्ट था, जो मेहनत पेशा आदमी थे। मकबूल भट्ट ने इब्तदाई तालीम गांव के प्राइमरी स्कूल से हासिल की। BA सेनेट जोसेफ कॉलेज बारामूला से किया। स्कूल और कॉलेज के ज़माने में मकबूल भट्ट तहरीकी व समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। मकबूल भट्ट की इन सरगर्मियों को देखकर कॉलेज के ईसाई प्रिंसिपल ने पेशनगोई की थी कि ये नौजवान कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देगा या फिर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मकबूल भट्ट ने जब BA का इम्तिहान दिया, उस वक्त वादी कश्मीर शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के सबब शदीद हंगामों की लपेट में थी। चनाचा BA का इम्तिहान पास करने के बाद वो 1958 को अपने चाचा अब्दुल अजीज के हमरा जंग बंदी लाइन अबूर करके आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के सरहदी मुहाफ़िज़ों ने उन्हें पूछगछ के लिए किला मुज़फ़्फ़राबाद में नज़रबंद कर दिया। रिहाई के बाद मकबूल भट्ट पेशावर में सुकूनत पज़ीर हुए, जहां मोहब्बत खान नामी एक कश्मीरी की काविश से उन्हें पेशावर यूनिवर्सिटी में MA में दाखिला मिल गया। तालीम के साथ साथ वो पेशावर से शाया होने वाले एक अखबार इंजाम में भी काम करते रहे। उन्होंने एक हफ्तावार रसाला शुरू किया, लेकिन उसे माली मजबूरी के सबब जारी न रख सके। आपने पेशावर यूनिवर्सिटी से MA उर्दू और MA सहाफ़त की डिग्रियां हासिल की। 1961 में उनकी शादी राजा बेगम से हुई, जिससे 2 बेटे पैदा हुए, जावेद मकबूल और शौकत मकबूल। मकबूल भट्ट ने KH खुर्शीद के दौरे सदारत में 1960 में BD सिस्टम के तहत होने वाले आज़ाद कश्मीर के पहले बल्दियाती इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया और कामयाब हुए। 1965 में उन्होंने एक स्कूल मुहल्लमा ज़ाकरा बेगम से शादी की, जिससे एक बेटी पैदा हुई। 1965 में मकबूल भट्ट और उनके साथियों ने महाज राय शुमारी के नाम से एक सियासी जमात की बुनियाद रखी। अप्रैल 1965 में सियालकोट के मकाम पर महाज का पहला इज्तिमा मुनक्कद हुआ, जिसमें मकबूल भट्ट महाज के पब्लिसिटी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। महाज से फारग होने के बाद महाज के मरकजी अहदेदारों ने सियालकोट और जम्मू के दरमियान सुचीतगढ़ के बॉर्डर पर जाकर मकबूजा वतन जम्मू कश्मीर की मट्टी हाथ में उठाकर हलफ उठाया कि वो उस धरती की इज्जत व आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। मकबूल भट्ट और उनके एक दोस्त अमानुल्लाह खान ने 13 अगस्त को महाज के एक खुफिया अस्करी वंग नेशनल लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी, जिसके क़याम का मकसद ये था कि कश्मीरी नौजवानों को अस्करी तरबियत देकर भारत की काबिज अफवाज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाए। मकबूल भट्ट ने NLF के प्लेटफार्म से कश्मीर की आज़ादी के लिए मुसल्लह जदोजहद का नज़रिया पेश किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती बल्कि गासिब से छीन कर लेना पड़ती। उनका कहना था कि जब तक कश्मीरी हथियार उठाकर काबिज अफवाज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, उस वक्त तक कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब ताबीर नहीं होगा। चनाचा भारत के खिलाफ गोरिल्ला जंग का आगाज करने के लिए वो जून 1966 में अपने चंद साथियों मेजर अमानुल्लाह खान, सूबेदार काला खान और औरंगजेब शहीद, जिनका ताल्लुक गिलगित से था, के हमरा जंग बंदी लाइन अबूर करके वादी कश्मीर में दाखिल हो गए, जहां 3 माह तक वो खुफिया तौर पर तंजीम साजी करते रहे और नौजवानों को फिक्री तरबियत देते रहे। बलाखिर मुखबरी होने के सबब वो अपने साथियों मीर अहमद और सूबेदार काला खान समेत गिरफ्तार हो गए। उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में कैद कर दिया गया। उनका एक साथी औरंगजेब, जिनका ताल्लुक गिलगित से था, इस माहरके में शहीद हो गया। मकबूल भट्ट और उनके साथियों पर बगावत फैलाने के जुर्म में मुकदमा कायम किया गया। कश्मीर हाई कोर्ट के एक हिंदू जज ने उन्हें सजाए मौत सुनाई। मकबूल भट्ट ने सजाए मौत सुनाने वाले जज को अदालत के कटहरे में मुखातब करते हुए कहा था, जज साहब, वो रस्सी अभी तैयार नहीं हुई जो मकबूल भट्ट के लिए फांसी का फंदा बन सके। उन्होंने 9 दिसंबर 1968 में अपने 2 साथियों मीर अहमद और चौधरी यासीन के हमरा श्रीनगर जेल में सुरंग लगाकर राह फरार अख्तियार की और कई रोज तक बर्फ पोश पहाड़ों को अबूर करने के बाद काजी नाग छम के रास्ते आज़ाद कश्मीर पहुंचाए, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाकर मुजफ्फराबाद के किला में कैद कर दिया। इस किला में मकबूल भट्ट और उनके साथियों को सख्त अज़ीयतें दी गई, लेकिन राय आज़ादी के इन मतवालों के हौसले
ثابت قدم رہے۔ کچھ عرصہ تشدد سے گزرنے کے بعد انہیں رہائی ملی تو پھر تاریکی آزادی کشمیر کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ 1969 میں مقبول بھٹ کو محض رائے شماری کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ 31 جنوری 1971 کو دو کشمیری نوجوانوں اشرف قریشی اور ہاشم قریشی نے بھارت کا گنگا طیارہ اغوا کیا اور لاہور لے آئے۔ گنگا کے اغوا سے مقبول بھٹ اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کو پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید کیا گیا اور جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان حریت پسندوں کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ مئی 1973 میں گنگا کے مقدمے سے رہائی کے بعد مقبول بھٹ پھر آزادی کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ انہوں نے 1975 میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے ابٹاباد اور مری کے حلقوں سے 2 نشستوں پر انتخاب لڑا، لیکن سیٹ حاصل نہ کر سکے۔ البتہ الیکشن مہم میں انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ 1976 میں مقبول بھٹ اپنے 2 نوجوان ساتھیوں ریاض ڈار اور حمید بھٹ کے ہمراہ جدوجہد آزادی کے لیے پھر جنگ بندی لائن توڑتے ہوئے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں ایک محرکے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے کچھ عرصہ بعد انہیں تہاڑ جیل دہلی میں منتقل کر دیا گیا، جہاں بھارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دی اور پھانسی کا فیصلہ سنایا۔ 6 فروری 1984 کو لندن میں بھارتی سفارت خانے کے ایک اہلکار مہاترے کو کشمیر لبریشن آرمی نامی ایک خفیہ تنظیم کے اہلکاروں نے اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں نے 24 گھنٹوں کے اندر مقبول بھٹ، حمید بھٹ، ریاض ڈار اور دیگر کشمیری حریت پسندوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن جب بھارتی حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو اغوا کاروں نے 54 گھنٹے گزارنے کے بعد مہاترے کو قتل کر دیا۔ مہاترے کے قتل کے بعد بھارتی حکومت نے مقبول بھٹ کو پھانسی دینے کا اعلان کر دیا۔ مقبول بھٹ کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کشمیریوں نے بہت کوششیں کی، لیکن بھارتی حکومت اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ چنانچہ 11 فروری 1984 کو اتوار کے روز تہاڑ جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے مقبول بھٹ کے آخری الفاظ تھے، میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا۔ مقبول بھٹ کی لاش ان کے وارثوں کے حوالے کرنے سے بھارتی حکومت نے انکار کر دیا، چنانچہ جیل کے مسلمان قیدیوں نے انہیں وہیں جیل کے احاطے